Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम विवेक सिंह इकोनॉमी के सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम विवेक सिंह इकोनॉमी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। तो हम इसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। एंड मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2। उसकी भी एक लेक्चर आ चुका है, ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे सरफाइसी एक्ट, ठीक है। आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये SARFAESI एक्ट जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सरफाइसी एक्ट जो है, इट अलाउ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑक्शनिंग कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज टू रिकवर अ लोन. So whenever a borrower fails to repay the loan amount, whenever a borrower fail to repay the loan amount, thus the SARFAESI Act 2002 enable bank to reduce their non-performing asset through recovery method and reconstruction. तो सरफाइसी एक्ट के आने से पहले क्या था कि बैंक्स को कोर्ट्स के थ्रू जब भी जो बोरोवर थे वो डिफ़ॉल्ट करते थे, तो बैंक को कोर्ट के पास जाना पड़ता था और फिर कोर्ट के थ्रू सारा प्रोसीजर चलता था। इस ऐसा नहीं होता था कि जो बैंक्स है वो खुद से ये प्रोसीजर इनिशिएट कर पाए, ठीक है। तो फिर जब कोर्ट के थ्रू ये सारी प्रोसीडिंग्स होती थी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। बट जब से सरफाइसी एक्ट आया तब से बैंक खुद से जो भी बोरोवर है उसकी जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है उसका ऑक्शन करके जो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनको उनको थोड़ा रिकवर कर सकती है, ठीक है। सो सरफाइसी एक्ट प्रोवाइड दैट बैंक कैन सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर विदाउट गोइंग टू कोर्ट एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बोरोवर की जो प्रॉपर्टी है उसको बैंक सीज कर सकती है विदाउट गोइंग टू कोर्ट। सरफाइसी एक्ट 2002 इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब वो लोन विच इज़, ठीक है, जिसमें कोलेट्रल दिया हुआ है, ठीक है। एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अनलेस द सिक्योरिटी इज़ इनवैलिड और फ्रॉडुलेंट, ठीक है। तो कोर्ट से ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो सिक्योरिटी दी हुई है वो इनवैलिड नहीं है। In the case of unsecured asset, the bank would have to go to a court and file a civil case against the defaulter. और अगर ऐसा मतलब अगर ऐसा एसेट है जिसमें कोई भी मतलब कोई भी कोलेटरल नहीं है, तो उस केस में बैंक्स को कोर्ट के पास जाना पड़ता है और एक सिविल केस फाइल करना पड़ता है अगेंस्ट द बोरोवर, ठीक है। सो तो सरफाइसी एक्ट के थ्रू बेसिकली जो बैंक है वो 3 प्रोसेसेस के थ्रू अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकवर कर सकता है, जिसमें फर्स्ट जो है वो तरीका है जब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जिसके साथ में डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो क्या करता है, नोटिस इशू करता है। किसको? डिफ़ॉल्टिंग लोन टेकर को एज़ वेल एज़ गारंटर को भी, ठीक है। और उनको नोटिस भेजता है कि टू क्लियर सम विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, कि 60 डेज़ के अंदर अपना जो है ड्यू कंप्लीट करे, ठीक है। और अगर वो नहीं करते हैं तो उस केस में बैंक इज़ एंटाइटल्ड टू एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है जो बैंक्स यूज़ कर सकती है टू रिकवर देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज़ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या है, ये हम पहले ही पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एक्विजिशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एनी डेट, लोन, एडवांस फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? रिकवरी ऑफ लोन करना, जिसमें क्या करते हैं कि ये जो राइट मिला हुआ है जो सिक्योर्ड एसेट के ऊपर जो राइट मिला हुआ है उसको एक्वायर कर लेती है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड फिर उसको लिक्विडेट करके, ठीक है, अपना जो लॉस है वो रिकवर करने की कोशिश करती है, ठीक है। सो दूसरा तरीका क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन। और तीसरा तरीका क्या है? सिक्योरिटाइजेशन। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इससे जो पहले वाले
पहले वाला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलती हूँ और सांस लेती हूँ तो मेरे गले में प्रॉब्लम होती है। अब हम पढ़ेंगे एनपीए क्राइसिस एंड बैड बैंक के बारे में। ठीक है, तो 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ बैड बैंक। ठीक है, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैड बैंक का क्रिएशन किया। ठीक है, बैड बैंक क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। NARCL क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो जो NARCL है ये 51% ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड 49% इट इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स। ठीक है, सो NARCL एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, IDRCL क्या है? एक इंडियन, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी। ये एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, और NARCL और IDRCL दोनों मिलके बैड बैंक बनाते हैं। तो NARCL क्या करता है? पहले ये परचेज करता है बैड लोन को फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड देन IDRCL ट्राई करता है टू सेल आउट द बैड लोन एंड रिकवर मनी। ठीक है, तो किस तरीके से ये काम करते हैं वो हम देखने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो सपोज़ SBI ने कोई लोन दिया था 1000 करोड़ का, 1000 रुपये का नहीं है, ये 1000 करोड़ का है। एंड इट टर्न इनटू एन NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है ये। इसका मतलब कि 90 डेज़ में इसका या तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट, या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों 90 डेज से ड्यू चल रहा है। और अगर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो चुका है तो SBI क्या करेगी? अपना ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैड बैंक को सेल कर सकती है। ठीक है, अब बैड बैंक पूरे 1000 रुपये नहीं देगा। बैड बैंक एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि ये इस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसमें से कितना रिकवर कर पाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये कुछ अमाउंट SBI को बोलेगा कि हाँ इतना पैसा हम दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस से बैड बैंक बॉट इट इन 300 करोड़। अब ये 300 करोड़ भी वो उसको फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं देगा। 300 करोड़ का सपोज़ वो 15% कैश में दे रहा है SBI को। ठीक है, 15% यानी कि 45 करोड़ कैश में दे रहा है और बचा हुआ जो 85% है वो सिक्योरिटीज़ यानी कि डेट पेपर्स की फॉर्म में दे रहा है। सिक्योरिटी क्या होती है हमने पहले ही सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था। सिक्योरिटी बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट भी नहीं कह सकते, एग्रीमेंट नहीं होता, बट एक तरीके से रिटन फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि दिस पर्टिकुलर एंटिटी ओ दिस मच ऑफ अमाउंट टू पर्टिकुलर एंटिटी बी। ठीक है, सो जैसे हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पढ़ी थी उस तरीके से। सो गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड एंड इन केस मान लो ये 300 करोड़ है, ये जो बैड बैंक है ये रिकवर नहीं कर पाती है, तो उस केस में कौन देगा 300 रुपीज़? उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट गारंटी ऑन द सिक्योरिटीज़ दैट विल बी इशूड बाय द बैड बैंक। ठीक है, सो बैड बैंक के द्वारा जितनी भी सिक्योरिटीज़ इशू करी जाएगी बैड बैंक के द्वारा, उनकी गारंटी गवर्नमेंट देता है कि अगर बैड बैंक वो पैसा नहीं दे पाती है तो उस केस में जो है गवर्नमेंट पैसा देगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। So bad bank is not involved in lending and taking deposit but help commercial bank clean up their balance sheet and resolve bad loans. तो जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं एंड देन पैसा लेंड करते हैं। ठीक है, जो बैड बैंक्स है वो ये नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का एंड देन मनी लेंड करने का। ठीक है, ये हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को टू क्लीन देयर बैलेंस शीट्स। ठीक है, सो दिस वॉज इट। ठीक है, आप जब भी कोई टॉपिक करो उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो कि करंट अफेयर्स में कोई चीज़ आई या कुछ न्यू अपडेट हो उस चीज़ में, तो आप उसको अपने नोट्स को अपडेट कर सको। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी बेसिकली वो सिचुएशन को बोलते हैं जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट वाइल। ठीक है, जब वो अपने जो डेट है, जो अपना ऋण है वो चुका नहीं पाए। ठीक है, उस अवस्था को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और बैंकरप्सी क्या है? बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीजर को बोलते हैं। बैंकरप्सी Bankruptcy is a legal procedure for liquidating or winding up a business or a property owned by an individual
विच कैन नॉट फुली पे इट्स डेट आउट ऑफ इट्स करेंट एसेट। तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई बैंक है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है एंड अब वो अपना जो कर्जा है वो चुका नहीं सकती, तो उस केस में जो वो अपने एसेट्स को लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी, अपने जो बिजनेस को वाइंड अप करने की कोशिश करेगी, उसे बोलते हैं बैंकरप्सी। ठीक है, so bankruptcy is a legal procedure for liquidating or winding up a business or a property owned by an individual which cannot fully pay its debts out of its current asset। 2016 में गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन 2016, मेकिंग इट ईजियर टू वाइंड अप अ फेलिंग बिजनेस एंड रिकवर डेट्स। ठीक है, इससे क्या हो गया कि जो भी बिजनेस जो फेल हो रहे हैं, ठीक है, वो इजीली वाइंड अप कर सके, ठीक है, एंड अपना जो डेट है वो रिकवर कर सके। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस में दो टाइप की एंटिटीज़ जो है वो काम करती है। ठीक है, पहले हम ये दो एंटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं और फिर पूरा डिटेल में इस पूरे प्रोसीजर को देखेंगे। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, पहली बात तो सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग द प्रोसेस। तो ये जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर है, इसको ये ओवरसी करते हैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। ये इनको क्या बोलते इनको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ कौन है, these are regulated and licensed repositories of information, they collect, collate, authenticate and disseminate financial information। ठीक है, अभी हम ये सारा प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप उससे देखेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से ये जो है ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो पहली बात तो कि इंसॉल्वेंसी ये जो प्रोसीजर है ये कोई भी इनिशिएट कर सकता है। क्रेडिटर भी, मतलब जिसने लोन दिया है वो भी इनिशिएट कर सकता है, या जो डेटर है वो भी इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। ठीक है, कब, जब डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा को हो। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट ये जो इसके बाद में क्या होता है कि ये जब 1 करोड़ से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट हो तो ये NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालते हैं। ठीक है, बट ये एप्लीकेशन डालने से पहले क्रेडिटर को एक डिमांड नोटिस देना पड़ता है 10 दिन का कॉर्पोरेट डेटर को बिफोर अप्रोचिंग NCLT। ठीक है, सो ये क्रेडिटर है, इसको डिमांड नोटिस देना पड़ेगा, किसको, डेटर को। ठीक है, बिफोर अप्रोचिंग NCLT। मान लो उन्होंने डिमांड नोटिस दिया 10 दिन का और वो 10 दिन में जो ड्यूज़ है उनको क्लियर नहीं करते हैं और डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तब एप्लीकेशन डाली जाती है NCLT में। ठीक है, NCLT में डाली जाती है फॉर इनिशिएटिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे ही NCLT जब इसको एडमिट कर लेगा ये एप्लीकेशन को अपॉन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन NCLT क्या करती है, NCLT कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शेल बी कम्प्लीटेड विद इन 180 डेज़। कि NCLT के एडमिट होने के बाद में ये जो पूरा प्रोसीजर है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ये 180 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केसेस में इसको 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और अगर किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्व है केस में तो 330 दिन का टाइम दिया है इसमें, और एक्सेप्शनल केसेस में 330 दिन से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो NCLT क्या करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉन कन्फर्मेशन बाय IBB। IBB क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, जिन्होंने पैसा दिया है, कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करते हैं, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स थे ये इंटरिम प्रोफेशनल्स थे, मतलब टेम्परेरी प्रोफेशनल्स थे। अब ये कंफर्म करेगी, दिस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव देन फाइनल IPs आर कन्फर्म्ड एज, जो अब जो रेजोल्यूशन पूरा प्रोसेस करवाएंगे वो जो जो परमानेंट जो प्रोफेशनल्स आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। सो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स थे, ये जो IPs थे जो NCLT के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, ये इंटरिम थे। ठीक है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं एंड देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंफर्म करती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव देन IPs आर कंफर्म्ड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स।
फिर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, एक सबमिट करते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान बिफोर सीओसी फॉर इट्स अप्रूवल। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करते हैं, ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान तैयार करते हैं एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को देते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को इसको अप्रूव करना होता है एटलीस्ट 60% वोटिंग के साथ में। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो ये रेजोल्यूशन प्लान है, अब ये जो रेजोल्यूशन प्लान है ये दोनों तरीके का हो सकता है। इट कैन बी लाइक रिलेटेड टू लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी, कि जो भी कंपनी है उसकी सारे एसेट्स को बेच दो और वहाँ से जो पैसा निकलता है वो निकाल लो। या फिर ये कि रिवाइज्ड रीपेमेंट प्लान भी हो सकता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड लोन होते हैं ना, जहाँ पे हम जो कंडीशंस हैं उनको चेंज कर देते हैं, जैसे कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान या सेल ऑफ एसेट्स या मर्जर या टेक ओवर ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई स्टेप भी वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रेजोल्यूशन प्लान तैयार होता है और जो सीओसी है उसके द्वारा अप्रूव होता है, तो रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को फाइनल अप्रूवल के लिए सेंड किया जाता है और वंस अप्रूव्ड इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ नो डिसीजन मेड ड्यूरिंग रेजोल्यूशन प्रोसेस, या जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है इट फेल्स टू अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान, उस केस में क्या होता है, जो भी डेटर है, मतलब जिसने भी लोन लिया है, उसके जो एसेट्स है उनको लिक्विडेट किया जाता है टू रीपे द डेट। ठीक है, तो ये हुआ पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का पूरा प्रोसीजर हुआ, कि जब भी कोई डिफ़ॉल्ट होता है 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो क्रेडिटर्स या डेटर्स क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन डालते हैं एनसीएलटी में, और एक बार जैसे ही वो अप्रूव होता है तो 180 दिन के अंदर पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होना है। एनसीएलटी क्या किन को अपॉइंट करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं, देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंफर्म करती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जो एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करते हैं। वो जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है तब वो एनसीएलटी के पास जाता है, और जब वो एनसीएलटी द्वारा अप्रूव कर लिया जाता है तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक ठीक है, और अगर रेजोल्यूशन प्लान पे अगर कोई डिसीजन ना लिया जाए तो उस केस में जो डेटर के जो एसेट्स है उनको लिक्विडेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे प्रोसीजर में 4 पिलर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले कौन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनसीएलटी क्या है, एनसीएलटी एक एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है, ये क्या करेगा, लेट मी सी, इसका यही है ना, हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, इट एडजुडिकेट केसेस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज। और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल क्या है, इट विल डू सेम, मतलब ये भी सेम एडजुडिकेट करेगी केसेस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो दीज इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद देयर एपेलेट बॉडीज, that is national company law appellate tribunal and debt recovery appellate tribunal, will help in better functioning of the bankruptcy process। ठीक है, इन सब में रेगुलेटर का काम कौन करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि आईबीबी। अब हम आगे मूव करते हैं। सो ये कोड ना सिर्फ क्रेडिटर को बचाता है जिसने पैसा दिया है, बट जो कंपनी के जो वर्कर्स है जिसको लिक्विडेट करा जा रहा है उसके वर्कर, जो कंपनी है जो कंपनी है जिसको लिक्विडेट किया जा रहा है उसके वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इस रेजोल्यूशन प्रोसेस से जो भी पैसा आता है उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उस कंपनी के वर्कर्स को दी जाती है, और उनको 24 मंथ्स की सैलरी दी जाती है। ठीक है, सो दिस कोड ऑल्सो प्रोटेक्ट वर्कर्स सैलरी अप टू 24 मंथ्स ऑन लिक्विडेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर कंपनी को ही लिक्विडेट किया जा रहा है तो ऑफकोर्स उसके जो वर्कर्स हैं उनकी जो नौकरी है वो भी जाएगी। बट एक केस ऐसा होता है जब कंपनी को जिस तरीके से टेक ओवर किया जा रहा है या मर्जर करा जा रहा है, तो उस केस में तो ऑफकोर्स वर्कर्स काम कर ही रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी है उसको लिक्विडेट नहीं किया गया है, तो उस केस में तो उनको सैलरी मिलती ही रहेगी। बट लिक्विडेशन के केस में उनको 24 मंथ तक की सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, सो आईबीसी 2016 ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि कॉर्पोरेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, आरआरबीज, इन सब ये एप्लीकेबल नहीं है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड सेक्शन 227 ऑफ आईबीसी 2016 टू इनेबल द रेजोल्यूशन ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है, जो एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको भी
they can also be brought under IBC code for resolution. DHFL was the first NBFC to be referred to NCLT under section 227 of IBC 2016. अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इन सेम प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सारे जो आपको दिख रहा है ना, तो जितने भी इस चैप्टर के थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे उसका मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि उसमें से कट शॉर्ट किस तरीके से करें, ठीक है। इसलिए आई वांटेड कि आप सारे पॉइंट्स खुद एक बार रीड करो, ठीक है। तो अब जो इस कोड के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये बुक का पूरा कंटेंट हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कोड, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? टाइम बाउंड एंड मार्केट लिंक्ड रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब टाइम बाउंड मैनर में सारा प्रोसेस हो रहा है। ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पासिस ऑन टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, मतलब जो आरपी है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, जिनको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कंफर्म किया है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जिन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को बनाया है, जो कंपनी है जिसको लिक्विडेट किया जा रहा है, या जो डेटर है, जो कंपनी जो ठीक है, जिसको लिक्विडेट किया जा रहा है या जिस पे काम सारा हो रहा है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में चला जाता है। हु विल प्रिवेंट एनी सिफनिंग ऑफ फंड्स और मैनिपुलेशन बाय डेटर्स, ठीक है। सिफनिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? सिफनिंग का मतलब होता है टू मेक मनी फ्रॉम अ कंपनी इलीगली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। IBC try for maximization of value of assets by prioritizing resolution where the company will continue to function rather than liquidation where company cease to exist and assets are sold in the market. Some business ventures will always fail, but they will be handled rapidly and swiftly, which will promote entrepreneurship, availability of credit, and balance the interest of all stakeholders. So IBC है जो वो प्रायोरिटी रेजोल्यूशन को देता है रादर देन लिक्विडेशन, ठीक है। तो जो कंपनी है, ठीक है, जो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, ठीक है, मतलब अपनी जो डेटर अपना जो ऋण है वो नहीं चुका पा रही है, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत भी उस जो कंपनी है उसको पहली कोशिश रेजोल्यूशन के थ्रू ही करने की जाएगी, ठीक है। मतलब मर्जर या टेक ओवर या डेट रीस्ट्रक्चरिंग, इनके थ्रू उस कंपनी को बचाने की कोशिश की जाएगी, रादर दैन कि उस कंपनी को बिल्कुल लिक्विडेट कर दो। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है? व्हेन कंपनी सीज टू एग्जिस्ट एंड एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट, जब कंपनी को ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और उसके जो एसेट्स है वो मार्केट में सोल्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। So the code make it easier to exist or attempt a revival of a business, thereby improving the NPA scenario for financial service sector. Entrepreneurs and lenders will be able to move on instead of being bogged down with decision taken in the past, ठीक है। सो जो भी अगर जो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन है उससे वो बाहर आ सकते हैं, या अगर उनको बिल्कुल एग्जिट भी करना है तो वो ईजिली मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो this implementation of IBC has helped in pushing economic growth higher by a few percentage points by saving various companies from premature death. Success of IBC is not just in numbers, rather its performance lies in the behavioral changes of the companies. Credible threat of the IBC process that a company may change hands has changed the behavior of debtors. Thousands of debtors are settling defaults in early stages of life cycle of a distressed assets, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स कितने थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा समझाने का नहीं है कि अगर आपको कोई सेकंड पर्सन आपको समझाएगा आपको तभी समझ आएगा, वरना इसमें कोई रॉकेट साइंस है जो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड पॉइंट्स को दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। अगर आपने इंसॉल्वेंसी पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया और आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी किसको कहते हैं, इंसॉल्वेंसी बेसिकली उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो अपने डेट्स है उनको रीपे ना कर पाए, ठीक है, द कंपनी इज़ नॉट एबल टू रीपे इट्स डेट, ठीक है। तो उस केस में
पूरा बैंक्रप्सी प्रोसीजर चलाया जाता है, तब या तो रेज़ोल्यूशन होगा या फिर लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन में उसके सारे एसेट्स जो है वो मार्केट में सेल कर दिए जाएंगे, और रेज़ोल्यूशन में क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी डेट्स की, या मर्जर करा जाएगा, या टेक ओवर करा जाएगा। इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या बेनिफिट हो सकता है आप ये खुद भी देख सकते हो कि अगर डेटर को भी लग रहा है कि मैं नहीं दे पाऊँगा, तो वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है बेसिकली, आउट ऑफ ऑल द केसेस एडमिटेड टू NCLT अंडर IBC ओनली 15% एंडेड इन रेजोल्यूशन एंड रेस्ट वेंट फॉर लिक्विडेशन। कि जितने भी केसेस जो NCLT हैं उन्होंने एक्सेप्ट करे, एडमिट करे, उनमें से सिर्फ 15% केसेस का रेजोल्यूशन हुआ एंड रेस्ट वेंट फॉर लिक्विडेशन। वेरी फ्यू बेंचेस ऑफ NCLT टू एडमिट द इंसॉल्वेंसी केस। तो हमने देखा कि जब जो डेटर्स है या जो क्रेडिटर्स है, जब वो केस फाइल करते हैं NCLT में, तो NCLT उसको एडमिट करता है। तो ये एडमिट करने के लिए NCLT की बहुत कम बेंचेस है। ठीक है, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है एक्सेप्ट करने में। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हैज़ नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब इनका वे फॉरवर्ड क्या है, बेसिकली ये मेंस टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे मेंस में हमको प्रॉज एंड कॉन्स लिखने होते हैं, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखना होता है, उस तरीके से। तो ये कमेंट लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द कोड एम एट अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। मतलब जो फाइनेंशियल फेलियर है उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, एंड मैक्सिमाइजिंग द एसेट वैल्यू ऑफ इंसॉल्वेंट फर्म्स। ठीक है, मतलब जो फर्म्स दिवालिया हो चुके हैं उनमें से भी मैक्सिमम अमाउंट निकाल लिया जाए। द कोड इज दस अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक रिफॉर्म विच विल गिव अ क्वांटम लीड टू द फंक्शनिंग ऑफ द क्रेडिट और बॉन्ड मार्केट. It would take India from among relatively weak insolvency regime to becoming one of the world's best insolvency regime, giving a big boost to ease of doing business in India. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और जिनको भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार ये सारे पेज को एक बार खुद से डिस्कस करो, खुद से रीड करो, आपको समझ आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड। सो ये जो IBC है इसको 2021 में अमेंड किया गया, और 2021 में अमेंड करके इसमें एक और नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, प्री पैक स्कीम फॉर MSME। तो MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सो इफ़ किसी MSME ने डिफ़ॉल्ट किया है 1 करोड़ से कम का, देन प्री पैक कैन बी यूज्ड. Under this scheme, the previous promoters and creditors will take up resolution plan to NCLT for approval. During this resolution process, management of the firm MSME will remain with the original promoters only. जैसे हमने बैंक के केस में देखा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में देखा था हमने कि जो मैनेजमेंट था वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में चला गया था। इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट है इंसॉल्वेंट, जो MSME इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका मैनेजमेंट उसके ओरिजिनल प्रमोटर्स के हाथ में ही है। अब स्विच चैलेंज क्या है, तो स्विच चैलेंज क्या होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, this is a bidding process in which any interested party present a bid to the auctioneer who then call for counter bid. If resolution plan does not offer full recovery for operational creditors, then switch challenge. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है। रेजोल्यूशन प्लान वो होता है जिसमें जो भी इंसॉल्वेंट कंपनी है उसके डेट्स को आप रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, मर्जर या टेक ओवर, इन सब के थ्रू मैक्सिमम जो है आउटपुट आप निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है तब स्विच चैलेंज का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन मतलब ऑक्शन मतलब जिसमें बोली लगाई जाती है, उस तरीके से ऑक्शन होता है। एंड देन ठीक है, सब बोली लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई बोली लगाता है देन द जो ऑक्शनर है वो काउंटर बिडिंग के लिए बोलता है। ठीक है, सो स्विच चैलेंज क्या है, इज़ अ बिडिंग प्रोसेस इन विच एनी इंटरेस्टेड पार्टी प्रेजेंट अ बिड टू द ऑक्शनर हु देन कॉल फॉर काउंटर बिड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे CIRP के बारे में। CIRP क्या है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, एंड ये क्या है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस।
CIRP क्या है, इसको सिर्फ कॉरपोरेट डेटर्स इनिशिएट कर सकते हैं PIRP को, ये CIRP नहीं है, PIRP है। ओनली कॉरपोरेट डेटर्स कैन इनिशिएट PIRP. Corporate debtors or creditors, anyone can initiate CIRP. Owners of the distressed company submit the resolution plan. इसमें क्या होता है, पब्लिक बिडिंग प्रोसेस हैपन वेयर एनीवन कैन सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान. इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है रिटेन कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रेस्ड फर्म अंडर PIRP, और इसमें जो मैनेजमेंट है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में चला जाता है. ये कब होता है, जब डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से कम का हो, और ये कब होता है, जब डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का हो. इसको 120 दिन में कंप्लीट किया जाना चाहिए एंड इट कैन बी कंप्लीटेड इन 180 डेज. ठीक है, अब हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट. ठीक है, सो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी कंपनी है. तो सुजुकी बेसिकली एक जापान की कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है मारुति इंडिया में. ठीक है, ये ऑटोमोबाइल्स बनाने का काम करती है. फॉर एग्जांपल मारुति को इंडिया में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट पे जिस तरीके से हमें पता है कि जिस तरीके से प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाता है, सो मारुति क्या कर रही है, मारुति जो भी इन सब ऑटोमोबाइल्स बनाने में जो भी पार्ट्स लग रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स लग रही है, ये क्या बोल रही है सुजुकी को कि आप मुझे ये गुड्स ना महंगे में दो, मतलब 60 रुपये की जगह मुझे 100 रुपये में दो, ताकि मेरा प्रॉफिट कम दिखे. ठीक है, सो मारुति का पैसा चाहे सुजुकी में जाए, जा तो एक ही कंपनी में रहा है, लेकिन इससे क्या होगा कि मारुति का प्रॉफिट इंडिया में कम दिखेगा और इंडिया गवर्नमेंट को नुकसान होगा. तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो यूज़ करती है. ठीक है, जो टैक्स है उससे बचने के लिए. ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग. ठीक है, ये हाल फिलहाल पिछले साल भी काफ़ी न्यूज़ में था. ठीक है, तो अभी भी अगर ये न्यूज़ में चल रहा हो तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है आप देख सकते हैं. ठीक है, अब मारुति और सुजुकी दोनों क्या है, रिलेटेड पार्टीज़ है. इनको क्या कहेंगे, रिलेटेड पार्टीज़. अब आप इस जो बेसिक्स है इसके साथ में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ABC सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है, एंड XYZ एंड PQR क्या है, XYZ है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एंड PQR क्या है, मारुति इंश्योरेंस एजेंसी लॉजिस्टिक लिमिटेड. ये दोनों कंपनीज़ है, ये ABC की यानी कि सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की सब्सिडरीज़ है. ठीक है, सो रिलेटेड पार्टीज़ किन को बोलते हैं, इफ़ XYZ एंड PQR आर ओन्ड बाय ABC, देन ABC, XYZ एंड PQR विल बी कॉल्ड रिलेटेड पार्टीज़. ठीक है, सो एनी ट्रांजैक्शन हैपनिंग बिटवीन रिलेटेड पार्टीज आर कॉल्ड रिलेटेड और कनेक्टेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ठीक है, एंड दिस ट्रांजैक्शन शुड हैपन एट मार्केट प्राइस विच इज़ रेफर्ड एज आर्म लेंथ प्रिंसिपल. ठीक है, तो चाहे ये पार्टीज इंटरकनेक्टेड पार्टीज है, रिलेटेड पार्टीज है, बट जो इनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही है वो मार्केट प्राइस पे होनी चाहिए. इसे क्या बोलते हैं, आर्म लेंथ प्रिंसिपल. ठीक है, सो प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज इज कॉल्ड ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एंड इट शुड फॉलो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल. ठीक है, जो मैंने आपको पूरा तरीका बताया था कि मारुति जो कंपनी है वो किस तरीके से प्रॉफिट अपना जो है वो हाइड करने की कोशिश कर रही है और टैक्स को इवेड करने की कोशिश कर रही है, उसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. अब जो टॉपिक हमने शुरू किया है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये क्या होता है अब हम ये देखेंगे. ठीक है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टैक्स पेयर यानी कि मारुति कंपनी एंड द टैक्स अथॉरिटी यानी कि इंडियन जो टैक्स अथॉरिटी है, CBDC है. ठीक है, ऑन द प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स इन केस ऑफ रोल बैक. It would also include past years. The taxpayer and the tax authority mutually agree on the transfer pricing methodology to be applied and its application for a certain period of time for covered transactions. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पहले ही प्राइसेस सेट कर लिए जाते हैं. ठीक है, ताकि वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे दे रही है. अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़. ठीक है, सो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में साइन होती है जब दोनों कंट्रीज़ डिसाइड करती है कि वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में हो रही इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, सो BITs आर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज़ टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन ईच अदर टेरिटरीज़. In mid-90s, Indian government initiated BITs to offer favorable conditions and treaty-based protection to foreign investors and investments. So that's it with this chapter.
अब इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी है इस चैप्टर में, ठीक है। सो वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स रह रहे हैं, जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, की पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद में कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। और ठीक है, कॉरपोरेट हाउसेस को उनके बैंक्स खोलने देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कल हम क्या करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको पूरा पैराग्राफ का या पूरे टॉपिक का क्रक्स बता दूंगी, और फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरे को एक बार रीड कर सकते हैं, और मैं पूरे पैराग्राफ का क्रक्स आपको बता दूंगी कि इस पैराग्राफ में ये लिखा है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ के लिए काम करता है, एंड जो मेन आइडिया होगा उस पैराग्राफ का, ठीक है, ताकि ऑल इन ऑल हमारा ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। वैसे ही इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो कल ये लास्ट वीडियो होगी, और उसके बाद में गवर्नमेंट बजटिंग चैप्टर 4 हम शुरू करेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में हम देखें तो इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अलावा गवर्नमेंट बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत लेंदी मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 की तरह काफ़ी लेंदी चैप्टर भी है, और बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना जो व्हाट्सएप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर फॉर परचेजिंग नोट्स। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।